हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में क्लास 12th के कृषि जीव विज्ञान सब्जेक्ट का सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे। ये जो सेकंड लेसन है जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी, ये 6 नंबर का चैप्टर है। मतलब वार्षिक परीक्षा में इस लेसन में से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है और समझने वाला लेसन है। इसे आप बिना समझे आप इसे याद नहीं कर सकते। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको कृषि जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट है इसके सभी लेसन करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको जो आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, जो आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसके भी सभी लेसन करवाए जाएंगे। तो चलिए अपने जो आपका सेकंड लेसन है इसे अपने स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड लेसन है अपना जैव प्रौद्योगिकी, जिसे अपने इंग्लिश में कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये जो बायोटेक्नोलॉजी शब्द है या टर्म है, ये 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। बायो का मतलब है बायोलॉजी और बाद में आ जाएगा टेक्नोलॉजी। मतलब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी से मिलकर एक नया शब्द बना है बायोटेक्नोलॉजी। और इस बायोटेक्नोलॉजी का जनक या जैव प्रौद्योगिकी का जनक कार्ल इरेकी को कहते हैं। इस वैज्ञानिक के बारे में बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जेट के अंदर या आगे बीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी का फादर कौन है, तो कौन है? कार्ल इरेकी। और बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो कार्ल इरेकी ने ही बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया था। तो ये साइंटिस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बायोटेक के अंदर, तो ये आपने याद रखना है। इस साइंटिस्ट का नाम कार्ल इरेकी। फिर अपने पढ़ते हैं इसकी परिभाषा कि जैव प्रौद्योगिकी अपने किसे कहते हैं। तो देखिए, जैविक कारकों मतलब जो जिंदा जीवित हैं, जीवित जीव हैं। जैविक कारकों जैसे सूक्ष्म जीवों, पादप या जंतु कोशिकाओं के नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों के निर्माण को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। मतलब इसके अंदर सूक्ष्म जीवों की सहायता से, पादप या जंतु कोशिकाओं की सहायता से मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं। कहाँ पर? लैब के अंदर। नियंत्रित उपयोग का क्या मतलब है कि उनका लैब के अंदर उपयोग किया जाता है और मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं। किस प्रकार? जैसे सबसे पहले अपने बात करें सूक्ष्म जीवों की, कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से मानव के लिए कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपने एक एग्जाम्पल देखें, कवक। कवक एक सूक्ष्म जीव है। एक कवक है, उसकी सहायता से अपने एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक का निर्माण कर सकते हैं, जिसका नाम है पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन का निर्माण है वो किससे होता है? एक कवक से होता है। तो उस कवक का अपने नियंत्रित उपयोग करके, मतलब उसका अपने लैब के अंदर उपयोग करके उस कवक से अपने पेनिसिलिन का निर्माण कर सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, ऐसे जीवाणु हैं जिनका किण्वन के अंदर उपयोग होता है और उससे अपने फैक्ट्रियों के अंदर अल्कोहल का निर्माण, शराब का निर्माण कर सकते हैं। और उसी प्रकार पादप या जंतु कोशिकाओं की सहायता से भी मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जिनके बारे में डिटेल में अपने इसी लेसन में आगे पढ़ेंगे। तो आपका जो कृषि जीव विज्ञान सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपने सिर्फ पादप जैव प्रौद्योगिकी के बारे में ही पढ़ना है। ना तो अपने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है, ना ही अपने पढ़ना है जंतुओं के बारे में। सिर्फ आपने किसकी स्टडी करनी है? पादप की स्टडी करनी है। तो अपने देखते हैं कि पादप जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। कि जब जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से या जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पौधों में आनुवंशिक सुधार के लिए किया जाता है तो उसे पादप जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसका क्या मतलब होगा कि मान लो कोई भी एक फसल है, मान लो सरसों की कोई एक फसल है। इस सरसों की एक किस्म है S1। इस S1 वैरायटी है, ये जो S1 किस्म है इसका उत्पादन बहुत कम है, इसके अंदर ज़्यादा रोग लगते हैं। तो जब अपने जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से इसमें आनुवंशिक सुधार ला देंगे, मतलब इसमें अच्छे जीन डाल देंगे, तो इसका उत्पादन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो इसमें रोग हैं वो भी क्या लगेंगे? कम लगेंगे। तो इससे मनुष्य को क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा। तो जब जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से पौधों में आनुवंशिक सुधार लाए जाते हैं तो उसे अपने क्या कहते हैं? पादप जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। फिर अपने देखते हैं इसकी हिस्ट्री या इतिहास कि जैव प्रौद्योगिकी को समय के आधार पर 2 भागों में बांट दिया अपने। एक तो प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी और एक नवीन जैव प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी के बारे में कि प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। कि इसके अंदर वे सभी प्रक्रियाएं आती हैं जो सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं पर आधारित हैं। मतलब जैसे दही का निर्माण कैसे होता है? कि अपने दूध से किसका निर्माण होता है? दही। कि दूध में किण्वन होता है और दूध में ये जो किण्वन है वो किण्वन करवाता कौन है? सूक्ष्म जीव करवाते हैं। कौन करवाते हैं? सूक्ष्म जीव करवाते हैं। कि एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं
वो दूध को किस में बदल देते हैं, दही में बदल देते हैं। और उसी प्रकार नेक्स्ट है शराब। शराब का निर्माण किससे होता है, शर्करा से। कि शर्करा है, शर्करा का क्या होता है, किण्वन होता है। और किण्वन कराता कौन है, वही जीवाणु करवाएंगे। कि विशेष प्रकार के जीवाणु शर्करा का किण्वन करते हैं और उसे किस में बदल देते हैं, शराब में बदल देते हैं। और उसी प्रकार जो डबल रोटी है, जो सिरका है, कि जो यीस्ट होता है वो यीस्ट डबल रोटी के निर्माण में सहायक होता है। तो इन सभी उत्पादों का निर्माण कौन कर रहा है, सूक्ष्म जीव कर रहे हैं। लेकिन सूक्ष्म जीव अपनी प्राकृतिक क्षमताओं के आधार पर करते हैं। मतलब ऐसा सूक्ष्म जीव या ऐसा जीवाणु जो दूध को दही में बदलता है, वो जीवाणु शर्करा को अल्कोहल में या शर्करा को शराब में नहीं बदल सकता। या एक ऐसा विशेष प्रकार का जीवाणु जो शर्करा को शराब में बदलता है, वो जीवाणु दूध को दही में नहीं बदल सकता। तो मतलब इसमें कौन सी क्रियाएं आती हैं, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी के अंदर कौन सी प्रक्रियाएं अपने पढ़ेंगे, अपने पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ किण्वन वाली प्रक्रियाएं। कि इसके अंदर वे सभी प्रक्रियाएं आती हैं जो सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं पर आधारित होती हैं। मतलब सूक्ष्म जीव की अपनी क्षमता है कि वो दूध को दही में बदलेगा या शर्करा को अल्कोहल में बदलेगा। एंड नेक्स्ट है नवीन जैव प्रौद्योगिकी, मतलब जो अब नई टेक्नोलॉजी चल रही है। कि इसके अंतर्गत वे सभी प्रक्रियाएं आती हैं जिनकी सहायता से जीवों में नई क्षमताओं का विकास किया जाता है। मतलब अपने किसी भी जीव में एक नई क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं। और उस नई क्षमता को अपने कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा किसी भी जीव में इच्छित जीन को या किसी भी जीव से इच्छित जीन को किसी अन्य जीव में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले अपने देखते हैं कि ये जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक है ये होती क्या है। पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, कि ऐसा डीएनए जो दो या दो से अधिक जीवों के डीएनए से मिलकर बना होता है। मान लो ये एक जीव है, ए जीव, इसका डीएनए इस प्रकार है। ये बी जीव है, इसका डीएनए है इस प्रकार। ठीक है, तो पुनर्योगज डीएनए क्या होगा, इन दोनों डीएनए से मिलकर बना होगा। या जो डीएनए इन दोनों जीवों के डीएनए से मिलकर बना होगा। कैसे, कि मतलब ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर अपने थोड़ा सा पार्ट इस डीएनए का जब अपने जोड़ देंगे इस प्रकार, तो नया डीएनए इस प्रकार का बन जाएगा। मतलब उसमें आधा पार्ट इसका होगा और आधा पार्ट इसका होगा। तो ये जो नया डीएनए बना है इसे अपने क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन डीएनए या पुनर्योगज डीएनए। लेकिन अब समझना ये है कि इस पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा अपने जीवों में नई क्षमताओं का विकास कैसे ला सकते हैं। जैसे ये एक जीव था ए, इसका डीएनए था ये। मान लो ये गन्ने की किस्म है, मान लो कोई गन्ने की किस्म है ए, और इसकी हाइट क्या है, ज़्यादा है, लेकिन वैसे क्या है, ये पतला है। ठीक है, और ये गन्ने की बी किस्म है, इसका ये डीएनए ये था, इसकी हाइट कम है लेकिन ये वैसे मोटा है। लेकिन मनुष्य को किस में फ़ायदा होगा, कि उसकी हाइट भी ज़्यादा हो और उसका साइज़ भी क्या हो, मोटा हो। मतलब उसमें क्या होगा, जो शुगर की मात्रा है वो ज़्यादा होगी, उसका भार भी ज़्यादा होगा, भार ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा रुपए मिलेंगे। तो अपने क्या करें, इन दोनों के डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए बना दिया। मतलब जो लंबेपन वाला जीन था वो तो ले लिया इससे, क्योंकि ज़्यादा लंबा था, और जो मोटाई वाला जीन था वो ले लिया इससे। मान लो ये जीन था मोटाई वाला, इन दोनों को मिलाकर एक ये नया डीएनए बना दिया जो है रिकॉम्बिनेशन डीएनए। अब जिस गन्ने की किस्म में ये डीएनए होगा तो उसकी हाइट भी ज़्यादा होगी और उसकी जो मोटाई है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब किसान को क्या होगा, फ़ायदा होगा, मनुष्य को फ़ायदा होगा। कि पहले ये किस्म सिर्फ लंबी थी, अपने इसके अंदर एक नई क्षमता विकसित कर दी, कौन सी, मोटाई वाली। कि अब लंबेपन के साथ साथ इसमें जो मोटाई का है वो भी गुना आ गया। मतलब अपने किसी भी जो जीव का डीएनए है उसके डीएनए में अपने कोई दूसरे जीव का डीएनए जोड़कर इस जीव के अंदर अपने नई क्षमताओं का विकास कर देंगे। तो यही अपने पढ़ना है कि इसके अंतर्गत वे सभी प्रक्रियाएं आती हैं जिनकी सहायता से जीवों में नई क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। मतलब अपने इस किस्म में एक नई क्षमता का विकास कर दिया कि उसकी मोटाई भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये अपने किया कैसे है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा। मतलब अपने एक ऐसा डीएनए बनाया जो दोनों किस्मों के डीएनए से मिलकर अपने बना था। कि किसी जीव से इच्छित जीन को किसी अन्य जीव में स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर इच्छित जीन कौन सा था, जो मोटाई वाला जीन था, ये जीन था मोटाई वाला। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्रथम ट्रांसजेनिक पादप कौन था। तो प्रथम ट्रांसजेनिक पादप कौन सा है, तंबाकू।
अब ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा पादप है जिसके अंदर दूसरे जीव का या बाहरी जीन जोड़ा गया था, जो अभी अपने पीछे पढ़ के गए हैं कि ये जो तंबाकू है, मान लो ये कोई सामान्य तंबाकू है, इस तंबाकू के अंदर कोई बाहरी जीन जोड़ा गया था इस प्रकार। तो जो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पादप है जिसके अंदर सबसे पहले बाहरी जीन को या बाहरी डीएनए को जोड़ा गया था, तो वो कौन सा पादप है? तंबाकू। कि प्रथम ट्रांसजेनिक पादप कौन है? तंबाकू। फिर आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर की खोज किसने की थी? तो वैज्ञानिक का नाम है कैरीमोलिस। इसके बारे में अपने इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। फिर आता है पहला पुनर्योगज डीएनए, जो अभी अपने पीछे पड़ा था कि पहला पुनर्योगज डीएनए किसने बनाया था? तो वैज्ञानिक का नाम है पॉल बर्ग, 1972 में बनाया था। और फिर आता है पहला सफल पुनर्योगज डीएनए, मतलब पॉल बर्ग ने जो डीएनए बनाया था, जो पुनर्योगज डीएनए बनाया था, वो सही नहीं बना था। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि पहला सफल पुनर्योगज डीएनए किसने बनाया था? तो वैज्ञानिक का नाम है स्टेनले कोहने व हर्बर्ट बोर ने बनाया था 1973 के अंदर। तो ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, इन चारों को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। नेक्स्ट है अनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसे अपने इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं? कि किसी भी जीव में लैंगिक प्रजनन के अलावा, मतलब लैंगिक प्रजनन के बिना सीधे ही जीन स्थानांतरण को जेनेटिक इंजीनियरिंग या अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। मतलब जो नॉर्मली जीन ट्रांसफ़र की तकनीक क्या होती है कि जो लैंगिक जनन होता है, कि लैंगिक जनन के द्वारा अपने कि एक जीव जो नर जीव है वो मादा जीव के अंदर अपने जो डीएनए है, अपना जो जीन है, वो ट्रांसफ़र करता है लैंगिक जनन के द्वारा। लेकिन ये तकनीक क्या है कि किसी भी जीव में, मतलब जो मादा जीव था, कि किसी भी जीव में, यहाँ पर कोई भी जीव होगा, कि किसी भी जीव में लैंगिक प्रजनन के अलावा सीधे ही जीन ट्रांसफ़र या स्थानांतरण की तकनीक को अपने क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग या अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। कि बिना लैंगिक जनन के द्वारा जब अपने किसी भी जीव में जीनों का प्रवेश करवाते हैं, डीएनए का प्रवेश करवाते हैं, तो उस तकनीक को अपने क्या कहते हैं? अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। या आपने इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं कि वह तकनीक जिसमें एक जीव के डीएनए खंड को दूसरे जीव के डीएनए खंड के साथ जोड़कर रिकॉम्बिनेशन डीएनए बनाया जाता है या पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है, उसे अपने क्या कहते हैं? अनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि पुनर्योगज डीएनए बनाने की विधि को या तकनीक को अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। आपकी बुक में ये डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन जब आगे आप बीएससी में जाओगे, बड़ी क्लासों में जाओगे, तो वहाँ पर आपको ये डेफिनेशन मिलेगी। आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है कि लैंगिक जनन के अलावा, कि लैंगिक जनन के अतिरिक्त दूसरे जीव में जीन प्रवेश करवाने की तकनीक को अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। और आगे जब बीएससी में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर होगा कि पुनर्योगज डीएनए बनाने की तकनीक को जेनेटिक इंजीनियरिंग या अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। अब पुनर्योगज डीएनए बनाकर अपने क्या करेंगे उसका, कि इस पुनर्योगज डीएनए को या रिकॉम्बिनेशन डीएनए को, पुनर्योगज डीएनए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन डीएनए। कि इस पुनर्योगज डीएनए को ई कोलाई में प्रवेश करवा कर, ई कोलाई क्या है? ई कोलाई है एक जीवाणु या बैक्टीरिया। ई कोलाई में प्रवेश करवाकर इसकी बहुत सारी कॉपियां प्राप्त की जाती हैं। मतलब अपने सिर्फ एक ही रिकॉम्बिनेशन डीएनए बनाया था, अपने सिर्फ एक ही पुनर्योगज डीएनए बनाया था, उस एक पुनर्योगज डीएनए को एक जीवाणु में अपने प्रवेश करवाएंगे। उस जीवाणु का क्या नाम है? ई कोलाई। ई कोलाई में अपने प्रवेश करवाएंगे और उसकी कई सारी अपने कॉपियाँ या प्रतियाँ बना लेंगे। तो कई सारी कॉपियाँ बनाने की तकनीक को या उस विधि को अपने क्या कहते हैं? जीन या डीएनए क्लोनन। मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं कि सबसे पहले तो अपने इस तकनीक के द्वारा एक पुनर्योगज डीएनए बनाएंगे, बाद में उस डीएनए की अपने कई सारी कॉपियां बनानी हैं। तो कई सारी कॉपियां बनाने के लिए उसे अपने एक जीवाणु में प्रवेश करवाएंगे। उस जीवाणु का क्या नाम है? ई कोलाई। और ई कोलाई में प्रवेश करवाकर पुनर्योगज डीएनए की कई सारी कॉपियां बनाई जाती हैं और उस तकनीक को अपने क्या कहते हैं? डीएनए क्लोनन या जीन क्लोनन। नेक्स्ट आता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन या अनुवांशिक अभियांत्रिकी के संसाधन। तो इसमें अपने कई सारे एंजाइम पढ़ेंगे, 4 एंजाइम पढ़ेंगे। सबसे पहला एंजाइम है प्रतिबंध एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज एंजाइम। तो इस एंजाइम को अपने आणविक कैंची भी कहते हैं। ये आपकी बुक में लाइन नहीं दी हुई, तो इसे अपने आणविक कैंची क्यों कहते हैं? अब कैंची का काम क्या होता है? कैंची का काम होता है काटना, लेकिन इसे अपने आणविक कैंची क्यों कहते हैं? कि ये जो एंजाइम है ये एक केमिकल है,
लेकिन ये जो एंजाइम है या ये जो केमिकल है ये किसका काम करता है, ये काटने का ही काम करता है। तो काटने का काम करता है ये केमिकल, इसीलिए अपने इस एंजाइम को क्या कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं। यह न्यूक्लियस प्रकृति का होता है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड को ही कट करता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या आरएनए। लेकिन आपने याद रखना है कि यह एंजाइम सिर्फ और सिर्फ द्विसूत्री डीएनए को ही कट करता है, ना ही तो आरएनए को कट करेगा, ना ही एक सूत्री डीएनए को या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को। ये न्यूक्लियस प्रकृति का है और सिर्फ द्विसूत्री डीएनए को ही काट सकता है। नेक्स्ट देखो कि ये जो प्रतिबंध एंजाइम है ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। तो अपने इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या है कि ऐसा एंजाइम जो डीएनए को किनारों से काटता है। मतलब ये मान लो एक डीएनए है, द्विसूत्री डीएनए है, इस प्रकार मान लो ये। तो जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होगा वो डीएनए को इसके किनारों से काटेगा बाहर से, कि यह डीएनए के किनारों से न्यूक्लियोटाइड को कट करता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, डीएनए की एक यूनिट होती है। मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, इस प्रकार मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर एक डीएनए का निर्माण करते हैं। तो ये एंजाइम क्या करता है, उसके किनारों से यहाँ से उस न्यूक्लियोटाइड को काट कर अलग कर देता है। नेक्स्ट आता है एंडोन्यूक्लियस। तो यह डीएनए को बीच में से काटता है। तो सिंपल सी बात है कि यह तो काटेगा किनारों से। ये मान लो एक डीएनए था द्विसूत्री, तो यह तो काटता है किनारों से। और जो एंडोन्यूक्लियस है ये कहाँ से काटता है, बीच में से डीएनए को काटता है। और एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि ये जो एंजाइम है, जो प्रतिबंधकारी एंजाइम है, डीएनए को जिस विशिष्ट जगह से काटता है, मान लो इस प्रकार ये अपना डीएनए था, ये एंजाइम डीएनए को जिस विशिष्ट जगह से काटेगा उस विशिष्ट जगह को अपने क्या कहेंगे, अभिज्ञान स्थल कहेंगे। तो एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेशन पूछी जाती है कि अभिज्ञान स्थल किसे कहते हैं, कि जो प्रतिबंधकारी एंजाइम है या प्रतिबंध एंजाइम है ये डीएनए को जिस विशिष्ट जगह से काटता है उस विशिष्ट जगह को अपने क्या कहते हैं, अभिज्ञान स्थल कहते हैं। और एक एंजाइम का एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, इको आर1। इको आर1 ये जो प्रतिबंध एंजाइम है ये किस जीवाणु से प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है ई कोलाई जीवाणु से। ई कोलाई जीवाणु से प्राप्त होने के कारण इसे अपने क्या नाम दिया है, इको आर1। कि जो इको आर1 प्रतिबंध एंजाइम है ये डीएनए को हमेशा जी और ए, जी का मतलब क्या है यहाँ पर ग्वानिन, और ए का मतलब क्या है, एडेनिन। ये दोनों क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं। कि जो इको आर1 एंजाइम है ये डीएनए को हमेशा ग्वानिन और एडेनिन के बीच में से ही कट करता है। तो ये आपने याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इको आर1 एंजाइम डीएनए को कहाँ से काटता है, हमेशा ग्वानिन और एडेनिन के बीच में से ही काटेगा। तो प्रतिबंध एंजाइम के बाद में जो दूसरा आता है वाहक या वेक्टर। तो वाहक क्या होते हैं, कि ये जीवाणुओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए होता है। मान लो अपने यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, जीवाणु का एक रफ डायग्राम बनाते हैं। इस जीवाणु के अंदर ये तो है उसका एक मेन गुणसूत्र, प्रमुख गुणसूत्र। प्रमुख गुणसूत्र के अलावा कुछ जीवाणुओं के अंदर एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है, इस प्रकार। तो इस अतिरिक्त गुणसूत्र को अपने क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं। कि जीवाणुओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए को अपने क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं। ये पुनरावृत्ति कर सकते हैं। मतलब पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है कि अपनी कॉपियाँ खुद बना सकते हैं। कि यहाँ पर एक गुणसूत्र है, ये अपनी खुद कॉपियाँ बना सकता है, 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी। उसी प्रकार ये जो अतिरिक्त गुणसूत्र है ये भी पुनरावृत्ति कर सकता है, मतलब अपनी कॉपियाँ खुद बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह अतिरिक्त डीएनए जीवाणु की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब यदि अपने इस अतिरिक्त गुणसूत्र को इस जीवाणु से बाहर निकाल भी लेंगे तो जीवाणु की वृद्धि पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जीवाणु जीवित रहेगा। यह द्विसूत्री होता है और वर्ताकार होता है। तो यहाँ पर कितने बना हुआ है, ये द्विसूत्री है, इस प्रकार एक सूत्र और ये दूसरा सूत्र, द्विसूत्री और वर्ताकार है। इनमें विशिष्ट स्थल उपस्थित होते हैं। इन स्थलों में दूसरे जीव के वांछित डीएनए को जोड़ा जा सकता है। कि ये जो वर्ताकार अतिरिक्त गुणसूत्र है इसमें विशिष्ट ऐसी जगहें होती हैं, उन जगह पर, उन स्थानों पर अपने किसी बाहरी जीन को या बाहरी डीएनए को अपने जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, कि वाहक क्या होते हैं, कि ये जीवाणुओं में पाई जाने वाली अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचना होती है।
कि एक तो जीवाणु में प्रमुख गुणसूत्र होता है और एक होता है अतिरिक्त गुणसूत्र। इस अतिरिक्त गुणसूत्र को अपने क्या कहते हैं? इसे अपने कहते हैं प्लाज्मिड। इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड किसका काम करता है? वाहक का काम करता है। इनमें पुनरावृत्ति की क्षमता होती है, मतलब अपनी कॉपियां खुद बना सकते हैं। इसका जीवाणु की वृद्धि पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसमें उपस्थित हो चाहे उसमें अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, चाहे उसे अपने उससे बाहर निकाल लें। ये द्विसूत्री वर्ताकार होते हैं और इनमें ऐसी विशिष्ट जगहें उपस्थित होती हैं, ऐसे विशिष्ट स्थल उपस्थित होते हैं जहां पर अपने किसी बाहरी जीन को या बाहरी डीएनए को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोबारा फिर पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेशन डीएनए की परिभाषा लिखी हुई है कि वह डीएनए जो दो या दो से अधिक जीवों के डीएनए खंडों से मिलकर बना होता है। कि जो रिकॉम्बिनेशन डीएनए था, अपने उसका डायग्राम बनाया था इस प्रकार। ये जो इतना भाग है ये एक अलग जीव का डीएनए था और ये जो इतना भाग है ये एक अलग जीव का डीएनए था। कि वह डीएनए जो दो या दो से अधिक जीवों के डीएनए खंडों से मिलकर बना होता है उसे अपने क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेशन डीएनए कहते हैं। जो वाहक होते हैं या जो प्लाज्मिड होते हैं उनमें ORI पुनरावर्ती प्रारंभिक स्थल उपस्थित होता है, मतलब उनमें एक ऐसा स्थल होता है जो पुनरावृत्ति करवाने में सहायक होता है और उसे अपने क्या कहते हैं? ORI। यदि उस वाहक के अंदर या प्लाज्मिड के अंदर ये स्थल नहीं होगा तो उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, मतलब वो अपनी कॉपियां नहीं बना सकते। अब नीचे यहाँ पर कुछ प्लाज्मिड के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं या कुछ वाहकों के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। कि सबसे पहला है जो जीवाणु का नाम है जो ई कोलाई है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एस्चेरिचिया कोलाई। कि जो इस ई कोलाई जीवाणु का जो प्लाज्मिड है उसे अपने क्या कहते हैं? EcoR1। नहीं, यहाँ पर EcoR1 नहीं आएगा, ये एंजाइम का नाम है। तो आपने सीधा ही याद रखना है कि जो ई कोलाई जीवाणु होता है इसके अंदर जो प्लाज्मिड होते हैं, क्योंकि जीवाणुओं के अंदर क्या होते हैं? अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचना होती है और उस अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचना को अपने क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। कि जो ई कोलाई जीवाणु है इसके अंदर जो प्लाज्मिड होता है उसका अपने यूज़ किस में करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जंतुओं में करते हैं। लेकिन आपने ये दोनों याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। ये दो जीवाणु हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। ये दोनों प्लांट के अंदर बीमारियां उत्पन्न करते हैं, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के अंदर प्लाज्मिड होता है उसे अपने कहते हैं TI प्लाज्मिड। तो ट्यूमीफेसियंस से आप याद रख लेना कि ट्यूमीफेसियंस में कौन सा पाया जाता है? टी से याद रह जाएगा ट्यूमीफेसियंस। कि ट्यूमीफेसियंस में कौन सा प्लाज्मिड है? TI प्लाज्मिड। और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में R मतलब राइजोजीन्स, इसमें कौन सा है? RI प्लाज्मिड। इन दोनों प्लाज्मिड, इन दोनों वाहकों का अपने यूज़ किस में करते हैं? पौधों में करते हैं। आपकी बुक में एक वाहक का डायग्राम बना हुआ है, उसे अपने यहाँ पर बनाते हैं। कि वाहक किस प्रकार का होता है? द्विसूत्री होता है और वर्ताकार होता है। मतलब इस प्रकार अपने बना लिया, ये दो सूत्र बन गए और ये बना दिया अपने इसे वर्ताकार। ठीक है, ये दो सूत्र हो गए और है किस प्रकार के? वर्ताकार। फिर आपने देखा था कि उसके अंदर क्या पाया जाता है? एक ORI पाया जाता है, पुनरावर्ती प्रारंभिक स्थल पाया जाता है। इस स्थल को आप क्या नाम दे दोगे? ORI, यह पुनरावर्ती प्रारंभिक स्थल। फिर आपने पढ़ा था कि वाहक के अंदर कुछ एक विशिष्ट स्थल पाए जाते हैं जहां पर अपने किसी बाहरी डीएनए को जोड़ सकते हैं या बाहरी जीन को जोड़ सकते हैं। तो उन्हें आप इस प्रकार बना सकते हो, ये काफ़ी पाए जाते हैं। उसमें एक यहाँ पर होता है इस प्रकार, जिसका नाम है PST फर्स्ट। फिर यहाँ पर इस प्रकार उसका नाम है EcoR1। एक इसके साथ में ही होगा ये वाला, उसका नाम होगा हिंड सेकिन। फिर बिल्कुल उसके पास में इस प्रकार उसका नाम होगा BAMHI। फिर इसके नीचे XIMA थर्ड और एक यहाँ पर नीचे, और इसका क्या नाम होगा? PVU सेकिन। इस प्रकार। तो ये एक वाहक का डायग्राम है कि वाहक किस प्रकार का होता है? द्विसूत्री वर्ताकार होता है। तो सबसे पहले आपने दो सूत्र बनाने हैं वर्ताकार, फिर आपने एक प्रारंभिक स्थल बनाना है ORI जो पुनरावृत्ति में सहायक होता है, और फिर आपने वो विशिष्ट जगह बनानी है, विशिष्ट स्थल बनाने हैं जहाँ पर अपने किसी बाहरी डीएनए को इसमें जोड़ सकते हैं। और इस वाहक का जो नाम है उसका नाम है PBR 322। तो PBR का मतलब क्या होता है? यहाँ पर P का मतलब क्या है? P का मतलब है
प्लाज्मिड। ठीक है, मतलब जीवाणु के अंदर पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्र, उसे आपने क्या बोला था, प्लाज्मिड। तो पी का मतलब क्या है यहाँ पर, प्लाज्मिड, जो वाहक का काम करेगा। और बी का मतलब है यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम है बोलीवर, बोलीवर। और आर का मतलब क्या है, वैज्ञानिक का नाम है रोड्रीगेज, रोड्रीगेज। तो पी का मतलब प्लाज्मिड, बी और आर का मतलब क्या है, बोलीवर और रोड्रीगेज, जिन्होंने इस प्लाज्मिड की डिस्कवरी की थी। और 322 क्या है कि वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनका 322वां एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था इस प्लाज्मिड को बनाने के लिए। मतलब उन्होंने शुरू वाले जो 321 एक्सपेरिमेंट किए थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए, तो वो 322वें एक्सपेरिमेंट में इस प्लाज्मिड को बनाने में सक्सेसफुल हुए थे। तो इसका नाम क्या हो गया, PBR 322। तो मतलब ये दो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, ये किसी भी जीवाणु के अंदर प्राकृतिक रूप में नहीं पाया गया था। तो ये एक कृत्रिम प्लाज्मिड है। कौन सा प्लाज्मिड है, कृत्रिम प्लाज्मिड है, ना कि एक जीवाणु के अंदर पाए जाने वाला प्लाज्मिड है। और इसका साइज कितना होता है, इसका साइज होता है 3.36 KB। इसका साइज है 3.36 KB। KB का मतलब क्या है, किलोबाइट, क्या है, किलोबाइट। यहाँ इसे अपने इसका साइज ये भी लिख सकते हैं 4361, लेकिन वहाँ पर इसकी जो चेंज हो जाएगी BP। यहाँ पर क्या था, KB मतलब किलोबाइट था, जब किलोबाइट में आपने इसका साइज बताना है तो क्या होगा, 4.36 KB। लेकिन जब आपने बताओगे BP में तो उसका साइज क्या होगा, 4361। BP का मतलब क्या है, B का मतलब है बेस और P का मतलब है पेयर, मतलब क्षारक युग्म, क्षारक युग्म। तो जो आपकी ये बुक में डायग्राम दिया हुआ था वो ये डायग्राम है PBR 322 का। नेक्स्ट आता है DNA लाइगेज एंजाइम। तो इस एंजाइम की खोज किसने की थी, मार्टिन और गिलर्ट ने इसकी खोज की थी। तो इस एंजाइम का काम क्या होता है कि आपने सबसे दो चीज़ें आपने पढ़ ली कि जब अपने पुनर्योगज DNA बनाएंगे, पुनर्योगज DNA में अपने क्या करेंगे कि ये मान लो कोई भी एक जीव है, उस जीव का ये था DNA इस प्रकार, और ये अपने द्विसूत्री वर्ताकार क्या है, प्लाज्मिड है या वाहक है। अपने रिकॉम्बिनेशन DNA या पुनर्योगज DNA किस प्रकार बनाएंगे कि अपने इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इसका ये वाला भाग इसमें जोड़ देंगे इस प्रकार। ये कौन सा DNA बन गया, रिकॉम्बिनेशन DNA या पुनर्योगज DNA बन गया। कि ये जो लाइगेज एंजाइम है, यह एंजाइम वाहक DNA, ये कौन सा DNA था, वाहक का DNA था, वाहक DNA। और वांछित DNA, ये वाला पार्ट कौन सा था, वांछित DNA। कि यह एंजाइम वाहक DNA व वांछित DNA को जोड़ने का काम करता है। और इस एंजाइम को किससे प्राप्त किया गया था, इसे प्राप्त किया गया था E. coli से। और T4 फेज, T4 फेज का मतलब T4 जीवाणुभोजी से प्राप्त किया गया था। और इसकी क्रियाविधि के लिए, मतलब ये कब क्रियाशील होगा कि इनकी क्रियाविधि के लिए सहकारक NAD+ और ATP की आवश्यकता होती है। तो ये 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि इसकी खोज किसने की थी, मार्टिन और गिलर्ट ने। इस एंजाइम का काम क्या होता है कि ये वांछित DNA और वाहक को जोड़ने का काम करता है। DNA को काटने का काम कौन सा एंजाइम करता है, प्रतिबंध एंजाइम। और दो DNA को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज एंजाइम। नेक्स्ट आता है DNA पॉलीमरेज एंजाइम। यह एंजाइम रिकॉम्बिनेशन DNA की प्रतियां बनाने में सहायक होता है। कि एक विधि तो है कि अपने जब रिकॉम्बिनेशन DNA बन जाएगा, उस रिकॉम्बिनेशन DNA को अपने एक जीवाणु में प्रवेश करवा देंगे और इस रिकॉम्बिनेशन DNA की कई सारी कॉपियां बन जाएंगी। लेकिन जब अपने एंजाइमों की सहायता से भी अपने DNA की कई सारी कॉपियां बना सकते हैं। और DNA की कई सारी कॉपियां बनाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, DNA पॉलीमरेज एंजाइम। नेक्स्ट मेन हेडिंग आती है आनुवंशिक अभियांत्रिकी के चरण। इससे पहले अपने पढ़ा था आनुवंशिक अभियांत्रिकी के संसाधन या साधन, अब अपने पढ़ते हैं इसके चरण या स्टेप। तो सबसे पहला चरण आता है फर्स्ट चरण। इन चरणों के अंदर अपने पढ़ेंगे क्या, मैंने आपको पहले बताया था कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंदर अपने क्या करते हैं कि रिकॉम्बिनेशन DNA बनाने की तकनीक को अपने क्या कहा था, आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहा था। मतलब पुनर्योगज DNA बनाने की तकनीक को अपने आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। तो इसके अंदर अपने उन चरणों के बारे में समझेंगे जिनकी सहायता से, मतलब ऐसे कौन से चरण आते हैं जिनकी सहायता से अपने एक पुनर्योगज DNA बना सकते हैं उस पुनर्योगज DNA की अपने कॉपियां आगे बना सकते हैं। तो सबसे पहला है फर्स्ट स्टेप, वांछित जीन की प्राप्ति। कि सबसे पहले तो अपने
किसी भी एक जीव से उस वांछित जीन को अलग करना होगा। कि जैसे अपने जो गन्ने की बी किस्म थी, उस गन्ने की बी किस्म में इस प्रकार उसका डीएनए था, उसके अंदर यहाँ पर जो जीन था वो कौन सा जीन था, जो उसकी मोटाई को कंट्रोल कर रहा था। तो अपने इस जीन को बाहर निकालना था, अपने को यही चाहिए था। तो ये जीन कौन सा होगा, वांछित जीन, जो अपने को चाहिए है। तो वांछित जीन की प्राप्ति अपने कैसे करेंगे, कि जो उस जीव का जो डीएनए होगा, इस प्रकार उस जीव का जो डीएनए होगा, उस डीएनए में से अपने प्रतिबंध एंजाइम की सहायता से, प्रतिबंध एंजाइम क्या करता है, डीएनए को काटने का काम करता है। तो प्रतिबंध एंजाइम की सहायता से अपने उसके डीएनए को वहाँ से काट लेंगे, मतलब इस पर यहाँ से अपने काटेंगे तो इसके 3 खंड बन जाएंगे इस प्रकार, इस प्रकार। और अपने को कौन सा जीन चाहिए था, ये अपने को जीन चाहिए था, तो इसे अपने काट कर अलग कर लेंगे। तो पहले स्टेप में अपने क्या करेंगे, वांछित जीन की प्राप्ति करेंगे, कि उस जीव का जब अपने डीएनए लेंगे और उसके डीएनए को अपने प्रतिबंधकारी एंजाइम की सहायता से काट लेंगे, और काट कर उसमें से जो वांछित जीन है उसको अपने काट कर अलग कर लेंगे। नेक्स्ट आता है दूसरा स्टेप या द्वितीय चरण, उपयुक्त वाहक की तैयारी। वाहक की तैयारी अपने कैसे करेंगे, कि जो जीवाणु है उस जीवाणु में से अपने जो उसका प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड को अपने का बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल लिया। अब इस वाहक के अंदर जो अपना जो वांछित जीन था, उस वांछित जीन को अपने इस वाहक के अंदर जोड़ना है। लेकिन जोड़ने से पहले अपने को इस वाहक के अंदर भी अपने को कट लगाना पड़ेगा, तभी तो अपने इसमें कोई चीज़ जोड़ सकेंगे। तो अपने फिर क्या करेंगे, ये जो वाहक है या ये जो द्विसूत्री वर्ताकार डीएनए है, इस डीएनए पर भी अपने प्रतिबंध एंजाइम की सहायता से अपने कट लगाएंगे, और इसकी संरचना किस प्रकार बन जाएगी, इस प्रकार बन जाएगी, मतलब इसे अपने काट कर खोल लेंगे। तो ये अपने करेंगे दूसरे स्टेप में। तीसरा स्टेप क्या होगा, संयोजन। मतलब तीसरे स्टेप में अपने क्या करेंगे, जो अपना लाइगेज एंजाइम था, लाइगेज एंजाइम क्या करता था, कि जो वांछित जीन था उस वांछित जीन को वो वाहक के अंदर जोड़ने में सहायता प्रदान करता था। कि लाइगेज एंजाइम की सहायता से अपने वांछित जीन को इस वाहक के अंदर जोड़ देंगे, और इस प्रकार की अपने पास संरचना बन जाएगी, इस प्रकार की। बीच में कौन सा जीन आ गया, ये वांछित जीन आ गया। अब ये जो डीएनए बन जाएगा, इस डीएनए को अपने क्या बोलेंगे, पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेशन डीएनए। कि ऐसा डीएनए जो दो अलग अलग जीवों के डीएनए खंडों से मिलकर बना होता है। मतलब ये तो गन्ने की बी किस्म का जो डीएनए का खंड है, और ये कौन सा है, ये जीवाणु के डीएनए का खंड है। मतलब ऐसा डीएनए जो दो अलग अलग जीवों के डीएनए खंडों से मिलकर बना होता है, उसे अपने क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेशन डीएनए। तो 3 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में अपने क्या किया था, कि किसी भी जीव से अपने वांछित जीन को काट कर अलग कर लेते हैं, और काटते किससे हैं, अपने प्रतिबंध एंजाइम से। दूसरे स्टेप में अपने क्या करते हैं, वाहक की तैयारी, मतलब अपने जीवाणु से वाहक को बाहर निकालते हैं, और उस वाहक के अंदर अपने कट लगाते हैं प्रतिबंध एंजाइम की सहायता से। तीसरे स्टेप में अपने क्या करेंगे, संयोजन, मतलब उस वाहक के अंदर अपने उस वांछित जीन को जोड़ देंगे, और यहाँ पर अपने किस एंजाइम को काम में लेंगे, लाइगेज एंजाइम को काम में लेंगे। और लास्ट स्टेप कौन सा आता है, चतुर्थ स्टेप, जीवाणु में प्रवेश। मतलब ये जो रिकॉम्बिनेशन डीएनए बन गया, इसकी अपने कई सारी कॉपियाँ बनाने के लिए अपने इसे जो ई कोलाई जीवाणु है, ई कोलाई जीवाणु है, इसके अंदर अपने प्रवेश करवा देंगे। तो ये 4 स्टेप हैं आसान से। पिछली बार ये बड़ा क्वेश्चन आया था कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी के चरणों को समझाइए या इनका वर्णन कीजिए। तो ये 4 ही स्टेप हैं आसान से, इनको अपने एक अलग डायग्राम बनाकर समझते हैं जो आपकी बुक में बना हुआ है। तो पहला स्टेप क्या होगा, देखिए कि सबसे पहले तो ये किसी भी जीव का एक डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है। इस जीव के डीएनए से अपने को वांछित जीन को अलग करना है। तो अलग करने के लिए अपने क्या करेंगे, प्रतिबंध एंजाइम की सहायता से, प्रतिबंध एंजाइम की सहायता से यहाँ पर अपने कट लगा लेंगे, और इसके 3 खंड बन जाएंगे इस प्रकार, मान लो 3 खंड बन गए। और इन 3 खंडों में से अपने जो वांछित जीन है उसको अपने काट कर अलग कर लेंगे, मतलब इसे अपने बना देते हैं यहाँ पर, वांछित जीन को अपने काट कर अलग कर लिया। तो पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो गया कि वांछित जीन की प्राप्ति। अब दूसरा स्टेप क्या है, कि मान लो ये है जीवाणु, जीवाणु के अंदर ये है अतिरिक्त गुणसूत्र, और ये है मेन गुणसूत्र, और ये है उसका अतिरिक्त गुणसूत्र। पहले अपने इस अतिरिक्त गुणसूत्र को बाहर निकालेंगे, फिर अपने प्रतिबंध एंजाइम की सहायता से इसमें क्या लगाएंगे, अपने कट लगाएंगे। यहाँ पर मान लो अपने कट लगा दिया।
तो इसकी संरचना किस प्रकार की हो जाएगी? इसकी संरचना हो जाएगी इस प्रकार की। तो ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरे स्टेप में अपने क्या करते हैं कि लाइगेज एंजाइम की सहायता से इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं इस प्रकार कि ये तो हो गया अपना प्लाज्मिड, मतलब जीवाणु का जो डीएनए वाला भाग था वो हो गया, और ये हो गया अपना वांछित जीन इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो डीएनए बन गया इसे अपने क्या नाम दे देंगे? रिकॉम्बिनेशन डीएनए या पुनर्योगज डीएनए। अब अपने को इसकी बनानी है कॉपियाँ, तो कॉपियाँ बनाने के लिए अपने क्या करेंगे? अपने पास एक जीवाणु होना चाहिए। तो ये अपने पास एक जीवाणु है, इस जीवाणु के अंदर अपने इस डीएनए को अपने क्या करवा देंगे? प्रवेश करवा देंगे। तो मान लो ये अपना यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया अपना डीएनए इस प्रकार। तो अब जैसे जैसे जीवाणु अपनी वृद्धि करेगा वैसे वैसे ही इसके अंदर ये जो डीएनए है ये पुनरावृत्ति करेगा, मतलब अपनी कई सारी यहाँ पर क्या बना लेगा? कॉपियाँ बना लेगा। तो ये थे इसके 4 स्टेप या 4 चरण आसान से। नेक्स्ट हेडिंग आती है जैल वैद्युत कण संचरण, जिसे अपने इंग्लिश में कहते हैं जैल इलेक्ट्रोफोर्सिस। तो ये क्या होता है जैल इलेक्ट्रोफोर्सिस? जैल इलेक्ट्रोफोर्सिस एक यंत्र है, और इस यंत्र का काम क्या होता है कि जो डीएनए के खंड होते हैं कि प्रतिबंधकारी एंजाइम की सहायता से जब अपने डीएनए को काट लेते हैं तो उसके कई सारे खंड बन जाते हैं। उन खंडों को अलग अलग करने के लिए अपने को एक यंत्र चाहिए होता है, और उसका क्या नाम है? जैल वैद्युत कण संचलन या जैल इलेक्ट्रोफोर्सिस। तो अपने पढ़ते हैं इसमें क्या होता है कि प्रतिबंध एंजाइम द्वारा काटे गए डीएनए खंडों को अलग अलग करने के लिए अपने इस तकनीक का उपयोग करते हैं या इस इंस्ट्रूमेंट या यंत्र का उपयोग करते हैं। तो अपने को पता है कि डीएनए के खंडों पर कौन सा आवेश होता है? डीएनए के खंडों पर होता है ऋणात्मक आवेश। तो मान लो ये अपना एक इंस्ट्रूमेंट है इस प्रकार, यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक छोटा सा इस प्रकार। ठीक है, इसके इस साइड है ऋणात्मक आवेश या ऋणावेश, और इस प्रकार है यहाँ पर है धनावेश। मतलब जब इसमें अपने इस यंत्र के अंदर जब अपने करंट प्रवाहित करेंगे तो इस साइड होगा ऋणावेश और इस साइड क्या होगा? धनावेश। और जब इस यंत्र के अंदर अपने उस डीएनए के खंडों को डालते हैं यहाँ पर अपने डाल दिया उन डीएनए के खंडों को, तो डीएनए के खंडों पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश है, और यहाँ पर भी कौन सा आवेश है? ऋणावेश है। तो ये डीएनए के खंड किस ओर जाएंगे? ये जाएंगे धनावेश की ओर जाएंगे। ठीक है, कि डीएनए के खंडों पर ऋणावेश होता है, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र में, मतलब जब अपने इसमें करंट प्रवाहित करेंगे विद्युत क्षेत्र में ये किस ओर जाते हैं? धनावेश या एनोड की ओर गति करते हैं, और इस यंत्र के अंदर अपने एक जेल भर देते हैं, और उस जेल को अपने क्या कहते हैं? अगारो जेल या एगारो जेल कहते हैं, जो अपने एग्रीकल्चर में भी पढ़ी होगी कि माध्यम के रूप में, मतलब इस यंत्र में अपने एक माध्यम चाहिए होता है, मतलब एक जेल चाहिए होती है, और उस जेल का क्या नाम होता है? अगारो जेल होती है। और ये जो अगारो जेल है ये अपने को किससे प्राप्त होती है? ये अपने को प्राप्त होती है समुद्री घास से प्राप्त होती है। आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा अगार, अगार जो पाउडर की फॉर्म में होता है, पाउडर के रूप में होता है, जो वो अगार होता है उसी से इस जेल का निर्माण होता है, अगारो जेल का निर्माण होता है। और जो अगार अगार है या ये जो अगारोज है ये किससे प्राप्त होता है? समुद्री घास से या समुद्री खरपतवारों से प्राप्त होता है। मतलब समुद्र के अंदर जो शैवाल पाए जाते हैं, जो लाल रंग के शैवाल पाए जाते हैं, उस लाल रंग के शैवालों से ये जो अगार होता है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट लाइन है इसमें कि इस अगारो जेल की सहायता से डीएनए के खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग किया जा सकता है। कि मान लो ये एक यंत्र था, इस यंत्र के अंदर आपने उस जेल को डाल दिया, और उस जेल के अंदर अपने छोटे छोटे पोर थे उस जेल में। ठीक है, मतलब छेद थे, उन छेदों के अंदर अपने क्या डाल दिया? जो डीएनए के खंड थे उनको डाल दिया, और यहाँ पर था ऋणात्मक, यहाँ पर क्या था? धनात्मक या धनावेश। जब अपने करंट प्रवाहित करेंगे तो जो डीएनए के खंड हैं वो ऋणावेश से किस ओर जाएंगे? धनावेश की ओर जाएंगे। लेकिन किसके बीच में से जाएंगे? वो उस जेल के बीच में से जाएंगे। तो जो डीएनए के छोटे खंड हैं वो तो उस जेल के बीच में से तेजी से निकल जाएंगे क्योंकि उनका आकार क्या है? छोटा। लेकिन जो डीएनए के बड़े खंड होंगे वो उस जेल के बीच में से स्पीड से नहीं जा पाएंगे, मतलब वो धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि उनका साइज क्या है? बड़ा साइज है। तो साइज के आधार पर अपने डीएनए के खंडों को अलग अलग कर सकते हैं। मतलब जो छोटे साइज के होंगे वो तो आगे निकल जाएंगे और जो बड़े साइज के हैं वो रह जाएंगे पीछे। और जो अपने वाला जो डीएनए है, अपने को पता है कि अपना ये जो वांछित जीन है इसका साइज ये है, तो उस साइज के आधार पर अपने उसको वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, उसको वहाँ से अपने छांट लेंगे।
तो इस अगारो जेल की सहायता से डीएनए के खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग किया जा सकता है, क्योंकि अगारोज एक छलनी की तरह कार्य करती है, एक छानने का काम करती है। मतलब बड़े साइज के तो पीछे रह जाते हैं क्योंकि उसमें से वो फंस कर जाते हैं, और छोटे साइज के स्पीड से आगे निकल जाते हैं। कि इस जेल के बीच में से जो छोटे आकार के डीएनए खंड हैं वो तो तेजी से गति करते हैं, और जो बड़े आकार के हैं डीएनए खंड वो पीछे रह जाते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि डीएनए के खंडों को अभिरंजित करने के लिए, मतलब उन पर एक नया रंग चढ़ाने के लिए, अभिरंजित मतलब एक डाई करने के लिए उनके ऊपर, जैसे अपने बालों के ऊपर डाई करते हैं, कि डीएनए के खंडों को अभिरंजित करने के लिए एक डाई का उपयोग करते हैं। और उस डाई का क्या नाम है? इथिडियम ब्रोमाइड। तो इस डाई का नाम आपने याद रखना है, इथिडियम ब्रोमाइड, जो एक ब्लू कलर की डाई होती है, ब्लू या नीले रंग की डाई होती है। नेक्स्ट आ गया मेन पॉइंट पीसीआर, जिसकी फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये इस चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है कि पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी हर लाइन में से क्वेश्चन बनता है और एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कि सबसे पहले आपने फुल फॉर्म याद करनी है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कैरीमूलिस ने। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पीसीआर का उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग क्या होता है? जीन प्रवर्धक तकनीक है, मतलब डीएनए प्रवर्धक तकनीक है। कैसे? कि जो अपने पुनर्युगज डीएनए बना लेते हैं, जो अपने रिकॉम्बिनेशन डीएनए बना लेते हैं, उस डीएनए की कॉपियां बनाने के लिए। प्रवर्धक मतलब उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए, मतलब उसकी कॉपियां बनाने के लिए, डीएनए की कॉपियां बनाने के लिए अपने किस तकनीक का यूज़ करते हैं? पीसीआर का यूज़ करते हैं। तो ये याद रखने हैं आपने तीनों पॉइंट। फुल फॉर्म इसकी क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका खोज किसने की थी? इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कैरीमूलिस ने। इसका उपयोग क्या होता है? जीन प्रवर्धक तकनीक है या डीएनए की कॉपियां बनाने में सहायक होती है। कि इस तकनीक की सहायता से जो वांछित जीन होता है, मतलब जो डीएनए होता है, उसकी केवल एक कॉपी से कुछ घंटों में अपने करोड़ों कॉपियों का निर्माण कर सकते हैं। मतलब करोड़ों कॉपियां बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक डीएनए से। तो डीएनए की कॉपियां बनाने के लिए, या कह लो कि अपने इस पीसीआर की क्रियाविधि के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है? सबसे पहले कि जिस डीएनए की अपने कॉपियां बनानी हैं, उस डीएनए की आवश्यकता होती है। कि सिंपल सी बात है कि ये मान लो एक डीएनए है, इसकी अपने कई सारी कॉपियां बनानी हैं, तो ये डीएनए तो अपने को चाहिए ही होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आएगा कि जिस डीएनए खंड का अपने को आवर्धन करना है, मतलब उसकी कॉपियां बनानी है, उससे युक्त डीएनए। सेकंड पॉइंट क्या आता है कि 20 न्यूक्लियोटाइड लंबे, ये आपने याद रखना है, 20 न्यूक्लियोटाइड लंबे दो भिन्न प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्या होते हैं? मतलब डीएनए के ही टुकड़े होते हैं, और वो डीएनए के टुकड़ों का साइज कितना होना चाहिए? 20 न्यूक्लियोटाइड। कि 20 न्यूक्लियोटाइड लंबे दो भिन्न भिन्न प्राइमर चाहिए जो आवर्धित किए जाने वाले डीएनए। ये कौन सा डीएनए था? जिसका अपने आवर्धन करना था, जिसकी अपने कॉपियां बनानी थी। कि जो आवर्धित किए जाने वाले डीएनए खंड के दोनों स्ट्रैंड या दोनों सूत्रों के पूरक हों। मतलब इस डीएनए खंड की अपने कॉपियां बनानी है। ये इसका 3 एंड है, ये 5, ये 5, और ये कौन सा है? 3। जो अपने को प्राइमर चाहिए दो, वो दोनों प्राइमर इनके पूरक होने चाहिए। मतलब यदि पूरक होंगे वो तभी यहाँ पर जुड़ सकेंगे। ठीक है, वो दोनों स्ट्रैंड के क्या हों? पूरक हों। मतलब यहाँ पर जो कर्म होगा तो इन प्राइमर का कर्म उसका उल्टा होना चाहिए। थर्ड क्या आता है कि पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जगह, आपने पढ़ा था ना कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसका क्या काम होता है? डीएनए की कॉपियां बनाने में। तो यहाँ पर अपने डीएनए की कॉपियां बनानी है, लेकिन पीसीआर तकनीक में सामान्य डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जगह पर अपने किसका यूज़ करते हैं? टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है कि पीसीआर तकनीक में कौन से पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करते हैं? टेक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि यह एंजाइम थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु से प्राप्त होता है। कौन सा एंजाइम? जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम था वो किससे प्राप्त होता है? थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु से प्राप्त होता है। यहाँ पर देखो टी ए का मतलब क्या है? थर्मस, सॉरी, जो सिर्फ टी है, इस टी का क्या मतलब है? थर्मस। और जो ए और क्यू है, ए और क्यू का क्या मतलब है? एक्वाटिकस। मतलब इस प्रकार इसकी स्पेलिंग है टेक पॉलीमरेज एंजाइम की। इसमें जो टी है, इस टी का क्या मतलब है? थर्मस, और ए और क्यू का मतलब क्या है? एक्वाटिकस।
कि ये जो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये किससे प्राप्त होता है, थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु से प्राप्त होता है और ये जीवाणु गर्म जल के स्रोतों में पाया जाता है। इसी कारण ये जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है ये ताप के प्रति क्या होता है, स्थायी होता है, क्योंकि ये एंजाइम जिस जीवाणु में पाया जाता है वो गर्म जल के स्रोतों में पाया जाता है जिस पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी कारण यह जो एंजाइम है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक सक्रिय होता है, क्योंकि अधिक तापमान का इसकी क्रियाशीलता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और लगभग 90 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये क्रियाशील रहता है। लेकिन जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है वो कौन से टेम्परेचर पर होता है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब अपने पीसीआर की क्रियाविधि को समझते हैं कि कैसे पीसीआर की सहायता से अपने डीएनए की कॉपियां बना सकते हैं। मतलब एक डीएनए से अपने कैसे 2 बना सकते हैं, 2 से कैसे 4, 4 से कैसे अपने 8। तो उस अपने इस डायग्राम की सहायता से उसे अपने समझते हैं कि सबसे पहले तो अपने पास ये डीएनए है जिसकी अपनी कॉपियां बनानी है कि ये द्विसूत्री डीएनए है, 2 स्ट्रैंड हो गए, 2 सूत्र हो गए। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, विकृतीकरण। मतलब जब इस डीएनए को अपने 90 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो जो इसके दोनों सूत्र हैं, डीएनए के जो दोनों सूत्र हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मतलब पहले क्या थे, इन दोनों के बीच में कौन सा बंध था, हाइड्रोजन बंध था या हाइड्रोजन बॉन्ड था। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और दोनों सूत्र क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये पहला स्टेप हो गया विकृतीकरण, कि जब अपने 90 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं तो डीएनए के दोनों सूत्र क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है कि युग्मन, कि जब अपने इन दोनों सूत्रों को 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने लेके आते हैं तो इनके साथ जो अपने दो प्राइमर लिए थे उनको अपने जोड़ देते हैं कि ये डीएनए का एक स्ट्रैंड था, ये दूसरा स्ट्रैंड था, इन दोनों के साथ अपने यहाँ पर क्या जोड़ दिए, ये प्राइमर जोड़ दिए। इस प्रकार युग्मन मतलब अपने क्या जोड़ देंगे, प्राइमर जोड़ देंगे। फिर आ जाएगा तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में अपने क्या करेंगे, 72 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे और यहाँ पर कौन सा एंजाइम अपने आएगा, टेक पॉलीमरेज। क्योंकि टेक पॉलीमरेज एंजाइम कौन से तापमान पर सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा कि ये जो डीएनए के प्राइमर थे, जो डीएनए के टुकड़े थे जिन्हें अपने प्राइमर नाम दिया था, इन प्राइमरों की लंबाई को बढ़ा देगा, इसे इस ओर और इसे इस ओर, और दोनों जो प्राइमर थे उनकी लंबाई को बढ़ाने के बाद एक पूरे नए डीएनए का निर्माण करने में सहायक होगा या डीएनए का निर्माण कर देता है। इस प्रकार तो स्टार्टिंग में अपने पास एक डीएनए था, अब यहाँ पर कितने डीएनए बन गए, ये 2 डीएनए बन गए। तो इससे अपने कहते हैं कि जो साइकिल अपना फर्स्ट है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कि एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, 2। फिर नेक्स्ट वही प्रोसीजर होगा कि 2 डीएनए थे, अपने इन दोनों को अपने पहला स्टेप आएगा, इन ये अलग अलग हो जाएंगे यहाँ से, फिर अपने प्राइमर जोड़ेंगे, फिर अपने ये पॉलीमरेज जोड़ेंगे और 2 से कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो अपना पीसीआर है उसकी सहायता से अपने डीएनए की कॉपियाँ बना सकते हैं, डीएनए को अपने डबल कर सकते हैं। तो अपने आज की वीडियो को यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं, यहीं पर ही अपने ख़त्म करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।